खुशामदीद मेरे अज़ीज़ दोस्तों। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक दूसरा चैप्टर उर्दू कवायद और इंशा की मद्देनज़र में। और आज का चैप्टर है इल्म बयान। और आज हम जानेंगे कि इल्म बयान क्या होता है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। इससे पहले हमने और आपने ज़िक्र किया था शेर का फ़न का, शेरी हैयतें का, जो हम लोगों ने कंप्लीट किया, उसको समझा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं हम लोगों ने जाना। और अब हमारा जो आज का चैप्टर है उसका नाम है इल्म बयान। और इल्म बयान में क्या क्या चीज़ें आएंगी और वो किस तरह से वो इल्म बयान होगा, इसके बारे में बात करेंगे। तो हम शुरू करते हैं एक शेर से कि तारीफ़ में चश्मे को समुंदर से मिला दूँ, कतरे को जो दूँ आप तो गौहर से मिला दूँ, ज़र्रे की चमक महर मुनव्वर से मिला दूँ, खारों को नज़ाकत में गुलेतर से मिला दूँ, गुलदस्ता ईमानी को नए ढंग से बांधूँ, एक फूल का मजमून हो तो सौ रंग से बांधूँ। तो यहाँ पे जो एक रंग का मजमून सौ रंग से बांधना, यही इल्म बयान है। मतलब किसी चीज़ को इस तरह से बयान कर देना कि उसके अंदर दिलकशी आ जाए, उसके अंदर जो अंदाज़ है वो पुरअसर हो जाए, उसको बोलते हैं इल्म बयान। तो अगर इल्म बयान की तारीफ़ पूछी जाए तो आप लिखेंगे कि वो इल्म जिसके ज़रिए हम किसी बात या कलाम को दिलकश और पुरअसर बनाते हैं, उसको कहते हैं इल्म बयान। इसके अंदर आती हैं चार चीज़ें। पहली चीज़ है तशबीह, दूसरी चीज़ है इस्तिआरा, तीसरी चीज़ है किनाया और चौथी चीज़ है मजाज मुरसिल। कहने के मतलब इल्म बयान की चार किस्में होती हैं या इल्म बयान के चार इक़साम होते हैं। और इन्हीं इक़साम के बेसिस पे हमारे जो बात होती है या शायर या मुसन्निफ़ जो कलाम पेश करता है वो बहुत ही दिलकश और असर अंदाज हो जाता है। आइए हम एक एक का जिक्र करते हैं और समझते हैं कि ये है क्या। तो इसमें पहली चीज़ है तशबीह। तशबीह का मतलब होता है मानिंद करार देना। इसमें क्या होता है कि किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानिंद करार देना। मानिंद का दूसरा मतलब आप समझ सकते हैं कि जैसे या ऐसे वैसे या फिर की तरह, गोया, यूं, इस तरह के वर्ड भी मानिंद के इक्विवेलेंट होते हैं, मानी के ख़ास मतलब के वज़न में एक ही होते हैं और उसका मतलब भी आलमोस्ट यही लिया जाता है। तो इसके अंदर जो भी तशबीह होती है, मतलब जो मानिंद करार देना मतलब तशबीह बयान करना है, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो अगर हम तशबीह की बात करेंगे तो चार चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसमें। एक है मुशब्बा, दूसरी चीज़ है मुशब्बा बा, तीसरी चीज़ है गर्ज़ तशबीह और चौथी चीज़ है हर्फ तशबीह। ये समझने के लिए है, आपको अगर तारीफ़ में पूछा जाए क्या होता है तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं किसी एक चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानिंद बताना, यही तशबीह कहलाती है। और अगर डिटेल में आपको लिखना है तो इन सब चीज़ों का भी जिक्र कर देंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो जैसे मुशब्बा क्या होता है, जिस चीज़ को तशबीह दी जाए। मुशब्बा बा क्या होता है, जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। और गर्ज़ तशबीह क्या होता है, मतलब किस वजह से तशबीह दी जा रही है, तशबीह दी जाने की वजह क्या है। और हर्फ तशबीह क्या होती है, लफ्ज़, एक लफ्ज़ होता है जो तशबीह को ज़ाहिर करे। ठीक है, अब इसके लिए पहले हम एक मिसाल देखते हैं, जो कि यहाँ पे एक शेर है कि नाजुकी उसके लब का क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो यहाँ पे एक लब की बात की जा रही है, उसकी तशबीह गुलाब के पंखुड़ी से दी जा रही है। और क्यों दी जा रही है, उसकी वजह क्या है, वो भी यहाँ पे क्लियर हो जा रहा है कि उसकी नाजुकी, उसकी खूबसूरती और उसकी जो नाजुकपन है होठ का, लब का, उसके बारे में बात की जा रही है। तो अगर इन चारों पे इसको हम इस शेर को परखें तो इसमें मुशब्बा क्या है, लब है। ठीक है, और मुशब्बा बा क्या है, मतलब किस चीज़ से इस लब को बयान किया गया, वो है गुलाब की पंखुड़ी। ये हमारा हो गया मुशब्बा बा। फिर तीसरी चीज़ क्या है, गर्ज़ तशबीह क्या है, उसकी नाजुकी, उसकी खूबसूरती और उसका कलर समझ लीजिए कि जैसे गुलाब का अगर आप कलर देखेंगे तो गुलाबी होता है और उनकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं कितनी नाजुक सी होती हैं। तो ऐसे लब भी जो होते हैं खूबसूरत, अगर कोई महबूब है तो उसका जो होठ है, उसका जो लब है बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही नाजुक है। तो उसको शायर ने बयान किया है बहुत ही अच्छे लफ्ज़ों में, पंखुड़ी एक गुलाब की सी की तशबीह देकर। तो इसका हर्फ तशबीह के आप चौथी चीज़ में आते हैं। हर्फ तशबीह यहाँ पे सी है, सी मतलब
किसकी तरह है? गुलाब की सी है, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। तो वो पंखड़ी जो हमारी है गुलाब की पंखड़ी, वो तो गर्ज से मुशब्बा हो गया, और तशबीह जो दी गई इससे दी गई, और मुशब्बा क्या है? लब हो गया, और उसकी गर्ज क्या है? वो नाजुकी हो गई उसकी, और तीसरी चीज़ जो उसका हर्फ तशबीह है वो सी है। तो इसी तरह से जैसे हमने बताया कि इसमें क्या क्या वर्ड आ सकते हैं हर्फ तशबीह में, तो उसमें आएगा जैसा, ऐसा, वैसा, सा, मानिन, तरह, गोया, यूं। इस तरह के लफ्ज़ आते हैं जो हर्फ तशबीह को बयान करते हैं। अभी इसको और समझने के लिए कुछ मिसालें लेते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक शेर देख रहे हैं कि मैं तो कतरा था नज़र उनसे मिलाता कैसे, ऐसी आँखें कि समुंदर का समुंदर डूबे। तो यहाँ पे देखिए नीचे वाली जो मिसरा है उसको देखते हैं कि ऐसी आँखों की समुंदर का समुंदर डूबे। तो यहाँ पे पहली चीज़ क्या है? मुशब्बा क्या है? आँखें हैं। किसकी? महबूब की आँख की बात की जा रही है। शायर अपने महबूब की आँख को बयान कर रहा है, और उसकी जो तशबीह किससे जा रही है? समुंदर को दी जा रही है। ठीक है। गर्ज क्या है? तशबीह देने की वजह क्या है? जैसे आँखों में गहराई होती है, ऐसे समुंदर का जो जहाँ पे समुंदर होते हैं या समुंदर होते हैं तो उसमें बहुत सारी गहराई होती है। तो एक मान लीजिए बहुत बड़ा समुंदर है और कुछ छोटे समुंदर हैं, तो उसमें छोटे छोटे समुंदर डूब जाएं, तो ऐसी कोई उसकी आँखों को, अपनी महबूब की आँखों को देख ले तो उसमें डूब जाए, तो उसकी गर्ज क्या है? गहराई हो गई। जो यहाँ पे बयान नहीं है, कहीं पे गर्ज बयान होता है, कहीं पे नहीं होता, लेकिन आप उसको समझ सकते हैं। उन दो जो मुशब्बा और मुशब्बा बे से आप समझ सकते हैं कि उसकी क्यों उसको गर्ज किया गया, उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे कहीं गहराई का लफ्ज़ तो नहीं आया है, लेकिन क्लियर हो गया कि समुंदर की बात कर रही है, उसमें गहराई होती है, आँखों में गहराई होती है। तो यहाँ पे गहराई से खूबसूरती भी ली जा सकती है। ठीक है। और यहाँ पे फिर चौथी चीज़ हर्फ तशबीह क्या है? तो यहाँ पे हर्फ तशबीह है ऐसी। जैसे यहाँ पे हमने हर्फ तशबीह में देखा था ऐसा, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये हर्फ तशबीह हो गया। आते हैं दूसरे मिसाल की तरफ। सांप की मानिंद दिल बल खाती हुई पगडंडी। तो यहाँ पे देखिए सांप है, पगडंडी है, और बल खाना है, और मानिंद है। तो हमारे इस मिसाल में मुशब्बा क्या है? मुशब्बा है पगडंडी। किसको तशबीह दी गई है? पगडंडी को। किससे दी गई है? सांप से। तो सांप हमारा हो गया मुशब्बा बा। फिर इसके बाद गर्ज तशबीह क्या है? इसकी बनावट, अगर आप पगडंडी की बनावट आप देखेंगे तो ये इस तरह से होती है, बल खाती हुई, और सांप भी इस तरह से चलता है रेंगता हुआ, तो उसकी भी बनावट एक सी होती है। तो हमारी जो गर्ज तशबीह क्या हो गई? बनावट हो गई। और इसके बाद हर्फ तशबीह क्या है? मानिंद। यहाँ पे जो मानिंद वर्ड आया, मानिंद लफ्ज़ आया, वो हमारी हर्फ तशबीह हो गई। इस तरह से अगली मिसाल देखते हैं। हेना चांद की तरह है, तो हेना हमारा मुशब्बा हो गया, चांद हमारा मुशब्बा बा हो गया, और जो तरह लफ्ज़ आया है वो हर्फ तशबीह है। और यहाँ पे गर्ज तशबीह क्या है? खूबसूरती। जैसे चांद खूबसूरत होता है वैसे हेना भी खूबसूरत है, तो खूबसूरती उसकी गर्ज तशबीह हो गई। हम बहुत ज़्यादा इसके डिटेल में नहीं जाएंगे। अब नेक्स्ट में आते हैं। जैसे अहमद फरिश्ते जैसा है, तो अहमद हमारा मुशब्बा हो गया, फरिश्ते हमारे मुशब्बा बे हो गया, जैसा हमारा हर्फ तशबीह हो गया। और गर्ज तशबीह क्या है? मासूमियत। जैसे फरिश्ते मासूम होते हैं वैसे अहमद भी मासूम है। ठीक है। तो ये है तशबीह। इसके अगले किस्म में आते हैं इल्म बयान के, वो है इस्तिआरा। इस्तिआरा में क्या होता है? पहले इसके तारीफ को देखते हैं। उसमें कहा गया वो लफ्ज़ जो अपनी असली माने के बजाय मजाजी माने में इस्तेमाल किया जाए। पहली चीज़ क्या है कि जो भी लफ्ज़ आएगा वो अपने असली माने को नहीं बताएगा, बल्कि कुछ मजाजी माने को बताएगा, और इन दोनों मानी में तशबीह का ताल्लुक होगा, उसे इस्तिआरा कहते हैं। ठीक है। तो जैसे हमने अभी तशबीह की बात की थी, तशबीह में आपने 4 चीज़ें देखी थी, मुशब्बा, मुशब्बा बा, गर्ज तशबीह और हर्फ तशबीह। तो यहाँ पे हर्फ तशबीह नहीं होता। पहली चीज़, अगर फ़र्क पूछा जाए कि इस्तिआरा और तशबीह में क्या फ़र्क है, तो आप बता सकते हैं कि हर्फ तशबीह इस्तिआरा में नहीं होता। ठीक है। तो अभी हम और इसके डिटेल में कि मुशब्बा के इक्विवेलेंट क्या होगा, मुशब्बा बा के इक्विवेलेंट क्या होगा, इसके बारे में बताने से पहले आप ये एग्जांपल देखिए, ये मिसाल देखिए कि ज़ैद रुस्तम की तरह ये तशबीह थी। अभी यहाँ से हर्फ तशबीह आप निकाल दो, की तरह आप निकाल दीजिए और कह दीजिए ज़ैद रुस्तम है। तो यहाँ पे देखिए ज़ैद रुस्तम है, तो ज़ैद की जो तशबीह है वो रुस्तम से दी जा रही है। ठीक है। इस तरह से अहमद फरिश्ते जैसा है, अभी जैसा को आप निकाल दीजिए और बोल दीजिए अहमद फरिश्ता है।
तो अहमद की जो तस्बीह है वो फरिश्ते से दी जा रही है। शकीला चांद की मानंद है और यहाँ पे शकीला चांद है, तो यहाँ से मानंद हर पे तस्बीह को निकाल दिया गया और यहाँ पे बोला गया शकीला ही चांद है या शकीला चांद है। तो बस कहने का मतलब शकीला को चांद से तस्बीह दी गई। मतलब इन सब जो भी मिसाल होगी उसमें तस्बीह का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसमें जैसे वहाँ पे 4 चीज़ें होती थी, यहाँ पे 3 चीज़ें हैं। पहले तो इस्तारा का मतलब होता है उधार लेना, यानी हम वो लफ्ज़ इस्तेमाल ना करें जो हम कहना चाहते हैं, बल्कि उसकी तशबीह वाले लफ्ज़ को हम इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे तो दोनों है, जैद भी है, रुस्तम है। हो सकता है ओनली कहा जाए कि वो रुस्तम है, तो अब वो कौन है हम देख सकते हैं, वो किसके बारे में बात है। तो रुस्तम से फिर उसकी तशबीह दी जाती है, ठीक है। तो इस्तारा का मतलब उधार लेना होता है, मतलब वो लफ्ज़ हम उधार ले लें और उस जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम उस लफ्ज़ से बता दें। तो इस तरह से इस्तारा में आपको 3 चीज़ें मिलेंगी। पहला है मुस्तारला, दूसरी चीज़ है मुस्तारमिन और तीसरी चीज़ है वजह जामे। तो ये मुस्तारला जो इक्विवेलेंट है वो है मुशब्बा के, जैसे मुशब्बा वहाँ पे था, यहाँ पे मुस्तारला है। यहाँ पे मुस्तारमिन के इक्विवेलेंट मुशब्बा बा है, और जहाँ पे गर्ज तस्बीह थी यहाँ पे वजह जामे है। मतलब दोनों में क्या वजह है उस तस्बीह को देने की, यहाँ पे है, ठीक है। तो फिर अब बात करेंगे मुस्तारला क्या है, जिस चीज़ के लिए उधार लिया जाए। जैसे वहाँ पे क्या करते थे कि जिस चीज़ से तस्बीह दी जाए, जिस चीज़ के लिए तस्बीह दी जाए, तो इस तरह से जिस चीज़ के लिए उधार लिया जाए। फिर उसके बाद बात होती थी जिस चीज़ के लिए उधार लिया जाए, जैसे वहाँ पे जिस चीज़ के लिए तस्बीह दी जाए। तो यहाँ पे मुस्तारमिन हो क्या है, जिस चीज़ से उधार लिया जाए। बात इक्विवेलेंट है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दोनों इक्विवेलेंट हो गया। नेक्स्ट चीज़ क्या है, वजह जामे, यानी गर्ज तस्बीह। वही चीज़ है, बस यहाँ पे जो लफ्ज़ हैं वो अलग इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि इस्तारा की बात कर रहे हैं तो उसके हिसाब से यहाँ पे वजह जामे की बात की गई। मतलब उधार लेने की क्या वजह है, यानी मुस्तारमिन हो, ये जो उधार लिया गया है, मुस्तारमिन हो मतलब जिससे उधार लिया जाए, तो उसकी वजह क्या है या फिर उसकी खूबी या खुसूसियत को वहाँ पे बयान करती है, ठीक है। अब बहुत इसमें डिटेल में नहीं जाते हैं, आइए कुछ मिसाल लेते हैं। जैसे ये पहली मिसाल हम लेते हैं कि पलकों में अंजुम मचल रहे हैं। तो यहाँ पे अंजुम क्या है, अंजुम एक्चुअली पलकों में, अब तारे तो होते नहीं, वो आंसू होते हैं। तो यहाँ पे देखिए मुस्तारला के बारे में बात नहीं की गई, लेकिन आप मुस्तारा समझ लेंगे। तो यहाँ पे मुस्तारला हमारा क्या है, आंसू है, और मुस्तारमिन हो यहाँ पे बयान कर दिया गया। मतलब मुस्तारमिन हो से हम मुस्तारला को पता कर सकते हैं। अब अंजुम हमारा मुस्तारमिन हो गया, और क्यों अंजुम की मतलब आंसू को अंजुम से क्यों मिसाल दी गई, ठीक है। मतलब अंजुम मतलब आंसू की मिसाल अंजुम से क्यों ली गई, उसकी क्या वजह है, वजह जामे क्या है। तो हम देख सकते हैं टिमटिमाना, जैसे आकाश में या आसमान में तारे टिमटिमाते हैं, वैसे पलकों पे आंसू टिमटिमा रहे हैं, उस तरह से जाहिर हो रहा है देखने में। तो इसलिए उसको अंजुम से मिसाल दी गई या तशबीह दी गई, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहीं पे हुरूफ तशबीह नहीं आया। दूसरी चीज़ देखिए, शहर में एक चिराग था न रहा। तो यहाँ पे चिराग जो है एक शख्सियत को जाहिर कर रही है, एक आदमी को बयान किया जा रहा है। तो यहाँ पे मुस्तारला हमारा आदमी है, और वो आदमी मतलब कोई शायर का जिक्र है, शायद असदुल्ला खान गालिब साहब के बारे में बात की गई है, और जो है वो चिराग से उसको मिसाल दी गई है। उसकी तशबीह किससे दी गई है, चिराग से। क्यों, क्योंकि वो भी जैसे चिराग अगर अंधेरे में रोशन होता है, तो वैसे वो शायर भी ये मतलब कि अपने एक रोशनी रखता था, ठीक है। तो इसलिए उससे मिसाल दी गई। तो वजह जामे क्या है कि उसकी रोशनी, मतलब उसकी शख्सियत को यहाँ पे जाहिर किया गया है। वजह जामे क्या है, जैसे चिराग की अपनी एक हकीकत है और एक अपना एक अंधेरे में रोशनी देना है, वैसे ही वो शायर की भी एक शख्सियत है, उस शख्सियत को वजह जामे माना गया, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं, मैं उस गुल को पैगाम कहता हजारों, हवा हो गई बरसबा होते होते, बरसबा कहते कहते। तो यहाँ पे जो हम देख रहे हैं कि गुल हमारा मुस्तारमिन हो है, ठीक है। मतलब किस चीज़ से जो कहना चाह रहा है शायर, वो उसका डायरेक्टली नाम ना देके बल्कि गुल से उसकी तशबीह दी गई। तो गुल हमारा मुस्तारमिन है, और किसको दी गई, शायर अपने महबूब को दे रहे हैं। क्यों दे गया, वजह जामे क्या है, वजह जामे उसकी खूबसूरती है। जिस तरह से गुल में एक खूबसूरती होती है, वैसे महबूब भी बहुत खूबसूरत है उसके लिए। तो उसने उसको दे दिया मिसाल, उसकी तशबीह दे दी। आते हैं नेक्स्ट में, पलकों से गिर न जाए ये मोती संभाल लो, दुनिया के पास देखने वाली नज़र कहाँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे अभी आपने पहले वाले मिसाल में देखा था, अंजुम को आंसू से
तशबीह दी गई थी। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, मोती, यहाँ पे मोती से तशबीह दी गई आंसू को। तो आंसू हमारा मुस्तारला है यहाँ पर, जैसे यहाँ पे भी मुस्तारला था, और मुस्तारमिनु क्या है, मोती। अब क्यों दी गई, जैसे मोती अगर आप देखें, अगर मोती गिरते हैं तो इस तरह से गिरती नज़र आती है, तो अगर महबूब की आंखों से आंसू टपकते हैं तो भी एक मोती की शक्ल में गिरते हैं, तो जो उसकी शक्ल, उसकी बनावट एक सी है, इसलिए वो जो जामे हमारी क्या हुई, उसकी बनावट हो गई आंसू की। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल हो गया, और ये फ़र्क हमने बता दिया क्या होता है। हर्फ तशबीह इसमें नहीं होता है, और डायरेक्टली कह दी जाती है, और उससे मुस्तारमिन से हम मुस्तारला निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इस्तिआरा की बात हो गई। अगर आपको तारीफ बयान करने के लिए कहा जाए तो वो लफ्ज़ जो अपने असली माने के बजाय मजाजी माने में, मतलब असली माने में इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि मजाजी उसको जो तशबीह के हिसाब से इस्तेमाल में किया जाएगा, और दोनों माने में तशबीह का ताल्लुक होना बहुत ज़रूरी है, उसे इस्तिआरा कहते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट में किनाया। किनाया क्या है, किनाया का मतलब होता है पोशीदा रखना, किसी चीज़ को छुपाना, मतलब बात जो हम कहना चाहते हैं उसको छुपा लें और उसके बजाय कुछ दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें जो उसकी तरफ इशारा हो। तो किनाया की अगर तारीफ पूछा जाए तो उसका मतलब वो हम लिखेंगे कि बात का पोशीदा रख कर कहना या मुख्फी इशारा किनाया कहलाता है। बहुत छोटा सा इसका तारीफ है कि मतलब जो हम कहना चाहते हैं हम उसको पोशीदा रखेंगे और इशारतन हम उसको बताएंगे कि वो एक्चुअली किसके ऊपर है या उसका वजह क्या है इस्तेमाल करने का, वो मालूम चल जाएगा। अगर आप इस मिसाल को देखें, पहली एक शेर है कि इस चमन में तायरे कम पर अगर मैं हूँ तो क्या, दूर है सयाद अभी और आशियाँ बाकी है। तो अगर देखा जाए तायरे कम मतलब कम उड़ने वाला परिंदा जिसकी रफ्तार धीमी है, उसके बारे में बयान किया जा रहा है कि अगर इस चमन में, इस गुलशन में या इस बाग में बहुत सारे परिंदे हैं, वो उड़ रहे हैं, लेकिन हमारी चाल कम है तो क्या हुआ, लेकिन जो सयाद है, जो शिकारी है वो बहुत दूर है और हमारा आशिया तो नज़दीक है, तो हम आराम से चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे अपने आशिया में और हम बच जाएंगे। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, लेकिन ये तो डायरेक्टली मीनिंग हो गई। लेकिन यहाँ पे तायरे कम एक्चुअली अपने आप को शायर कह रहा है। इस शेर में तायरे कम से मुराद कम उड़ने वाला परिंदा, जैसा परिंदा तेज रफ्तार न हो, कम कहकर शायर ने बात वाज़ेह नहीं की बल्कि पोशीदा रखी। लेकिन उसने खुद को बोला कि ठीक है, हमारी परवाज़ उतनी नहीं है, हमारी रफ्तार वो नहीं है, लेकिन हमको मालूम है कि अभी तो जो शिकारी है वो बहुत दूर है, मतलब जिस चीज़ का आना है, वो जो चीज़ होने वाला है वो तो बहुत दूर है, तो फिर हम अपने जगह पे पहुंच जाएंगे, ये मतलब है। तो यहाँ पे बात को वाज़ेह तो नहीं किया कि वो खुद के लिए है, लेकिन यहाँ से क्लियर हो सकता है। ठीक है, अब कुछ किनाया की मिसालें ले लेते हैं। जैसे ये पहली मिसाल एक शेर है, अब के जुनून में फासला शायद न कुछ रहे, दामन के चाक और गरेबा के चाक में। तो यहाँ पे शायर ने क्या कहा है कि दामन के चाक और गरेबा के चाक में, किसके लिए, कि आपके जुनू के बारे में बताया जा रहा है। उसने अपने जुनू को जाहिर किया कि इस तरह से कुछ फासला नहीं रहेगा, लेकिन डायरेक्टली नहीं कहा कि हमारी जुनू किस तरह होगी, बल्कि उसने दो यहाँ पे दो लफ्ज़ों को इस्तेमाल किया, पहला दामन के चाक और दूसरा गरेबा के चाक। ठीक है, तो यही किनाया है। क्यों, दामन का चाक का मतलब अगर दामन चाक हो जाए मतलब रुसवाई हो जाना। ठीक है, गरेबे का चाक का मतलब होता है मजनू की तरह आदमी हो जाए, पागल हो जाए, किसी चीज़ के पीछे दीवाना हो जाए। तो अब मतलब वो शायर क्या कह रहा है कि हमारी हमारी जो पागलपन है अब इस कदर मतलब कि बढ़ जाएगी, उसमें इजाफा हो जाएगा कि अब जो है रुसवाई का हमें कोई फिक्र ही नहीं है। हम तो अपने पागलपन को जाहिर करेंगे और हम जाएंगे और हम अपनी मोहब्बत को बताएंगे, हमें रुसवा होने का डर नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो कहना चाहता है उस बात को पोशीदा रखकर उसने इन लफ्ज़ों से उसको इस्तेमाल किया। दूसरी चीज़ आते हैं, अब के कुछ और ढप से आँख लगी न आँख लगी जब से आँख लगी। तो यहाँ पे देखिए आँख लगी से बात हो रही है, और यहाँ पर भी तो लेकिन क्लियर नहीं किया जा रहा है कौन सी आँख लगी। तो मतलब जो कहना चाहता है उसको पोशीदा रखा है शायर ने। तो यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक आँख लगी का मतलब होता है आँख लग जाना मतलब सो जाना, दूसरी आँख लगने का मतलब किसी अपने महबूब को या किसी शख्सियत को देख के और फिर उसके अंदर दीवानगी आ जाए तो वो आँख लगना है, खुमारी आ जाए। ठीक है, तो अब क्या है कि आपके कुछ और ढप से आँख लगी, मतलब आपकी जो आँख लगी वो कुछ अलग ही है कि न लगी आँख,
तो अब जो है हमारी नींद तो नहीं आई, लेकिन जब से आंख लगी, कब से? जब से हमने उनको देखा, मतलब जब से महबूब को देखा है तो हमारी नींद हराम हो गई है, हमारी नींद चली गई है, यहाँ पे ये कहना चाहता है। और उस बात को पोशीदा रखकर शायर ने बोला न लगी आंख, मतलब हमारी नींद नहीं आती अब, जब से आंख लगी, जब से उनसे आंख लगी, जब से उनको देखा। ठीक है, ये एक मिसाल हो गई किनाया की। एक तीसरी मिसाल लेते हैं। साकी उदे हमें कि हो जिसके सबब महफिल में आब आतिशो खुर्शीद एक जा। यहाँ पे एक्चुअली आब है, तो साकी उदे हमें कि हो जिसके सबब महफिल में आब आतिशो खुर्शीद एक जा। तो यहाँ पे शायर जो है साकी से कुछ मांग रहा है, और उसको, और क्या मांग रहा है, उसको वो पोशीदा रख रहा है, उसको छुपा रहा है, और उसको कुछ मतलब ऐसे शब्दों में, ऐसे लफ्ज़ों में बयान कर रहा है जो उसके हममानी है, जो उसको गौर करने पे वो चीज़ निकलती है। तो यहाँ पे उसने बोला आब व आतिश व खुर्शीद, यानी जहाँ पानी, आग और सूरज एक तरफ दिखते हैं, एक ही प्लेस पे आ जाए। कैसे? मतलब नशा छा जाए, नशा चढ़ जाए, तो उसकी वजह से क्या होता है, फिर आदमी को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या है, आग है कि पानी है, खुर्शीद है, कुछ वो नहीं रहता, मतलब इस तरह का जो नशा चढ़ता है। तो वो एक्चुअली वो मांग क्या रहा है? शराब मांग रहा है। तो यहाँ पे किनाया जो है एक्चुअली यूज़ हुआ है, ये जो मांग रहा है क्या, साकी से जो दे है, और किनाया हमारा यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। तो आब आतिश व खुर्शीद एक किनाया है जो शराब के लिए, शराब के पीने के बाद जो कैफियत होती है उसको उन्होंने शराब की कैफियत को इस तरह से बयान किया है। तो ये किनाया होता है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में, मजाज मरसिल। ये क्या होता है? जब किसी लफ्ज़ को उसके असल मानी के बजाय मजाजी या दूसरे मानी में इस्तेमाल किया जाए तो उससे मजाज मरसिल कहते हैं। मतलब यहाँ पे क्या है, तशबीह की बात नहीं है। पहली बात, जैसे अभी इससे पहले दो में तशबीह और इस्तिआरा में तशबीह इम्पॉर्टेंट था, यहाँ पे तशबीह नहीं है। एक ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल होगा जो अपने असली माने को वो बयान नहीं करेगा, बल्कि उससे कोई मजाजी माने या कोई और माने निकाला जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये शेर लेते हैं जो है, गज़ब आँखें सितम अबरू अजब मुँह की सफाई है, खुदा ने अपने हाथों से तेरी सूरत बनाई है। अब यहाँ पे खुदा के हकीकी हाथ की बात नहीं की जा रही है, ठीक है, बल्कि ये मजाजी माने में इस्तेमाल हुआ है, हकीकी माने में नहीं इस्तेमाल हुआ है। इसका मजाजी माने खुदा की कुदरत है, यानी खुदा ने अपनी कुदरत से जो है बनाया है। ठीक है, तेरी सूरत जो बनाई है उसने अपनी कुदरत से बनाई है, जो इतनी खूबसूरत है, इसकी आँखें प्यारी हैं, और जिसको देख ले उस पे एक जुल्म सा हो जाए, और किस सफाई से, किस अंदाज से उसको बनाया है। तो खुदा ने अपनी कुदरत से बनाई है, कुदरत का इस्तेमाल ना करके डायरेक्टली हाथों से इस्तेमाल किया जाए तो ये हमारा मजाज मरसिल कहलाता है। इस टाइप के जो शब्द या लफ्ज़ अल्फाज यूज होते हैं उसको मजाज मरसिल कहते हैं। ठीक है, मतलब मानी आप देखोगे तो वही है, क्लियर भी हो जाता है, आप पढ़ते ही मालूम हो जाता है कि हाथों से बनाने का मतलब कुदरत से ही है। अब कुछ और इसके लिए मिसाल देखते हैं, जैसे मैंने बाज़ार से कलम ख़रीदा। तो बाज़ार यहाँ पे जो है मजाज मरसिल की तरह यूज़ हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। किस तरह से? बाज़ार, एक्चुअली आपने कलम तो बाज़ार से तो नहीं ख़रीदा, मतलब बाज़ार तो एक बहुत कुछ है वहाँ पे, लेकिन वहाँ के एक दुकान से ख़रीदा है। तो यहाँ पे इसका जो असली माने तो नहीं इस्तेमाल हुआ है, बाज़ार नहीं है, बल्कि मजाजी माने यहाँ पे क्या है होगा, दुकान होगी। अब जैसे नेक्स्ट मिलाते हैं, आज बादल खूब बरसा और बरसकर खुल गया। तो एक्चुअली बादल तो ऊपर होता है, बादल तो नहीं बरसता, बल्कि बादल से पानी की बूंदें नीचे आती हैं, वो बरसती हैं, मतलब बारिश होती है। तो यहाँ पे बादल का जो मजाजी माने हैं वो बारिश है, जो कि और यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है बादल। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, इस मुश्त खाक ने सितम उठाए क्या क्या। तो मुश्त खाक यहाँ पे एक्चुअली आदमी के बारे में कहा जा रहा है कि आदमी ने कैसे कैसे अब जुल्म दुनिया में आने के बाद किस तरह से जुल्म उठाए हैं, सितम किए हैं, तो उसके बारे में है। तो यहाँ पे आदमी ना बोल के मुश्त खाक बोला गया, तो मुश्त खाक हमारा मजाज मुरसिल है। एक शेर लेते हैं, हुनर का जहाँ गरम बाज़ार है अब, जहाँ अक्ल व दानिश का व्यापार है अब। तो देखिए यहाँ पे जो गरम बाज़ार लफ्ज़ आया है ये अपने हकीकी माने में नहीं आया है, बल्कि मजाजी माने में आया है, और यहाँ पे इसका मतलब तरक्की से है, यानी कि अब जो तरक्की है वो हुनर पे पूरी तरह से डिपेंड करती है।
अब जिनके अंदर टैलेंट है, जिनके अंदर हुनर है, वही तरक्की करने वाले हैं, ये शायर कहना चाहता है। तो यहाँ पे गर्म बाजार की बात की, यानी तरक्की की बात जो है गर्म बाजार से की, तो ये मजाज मुरसिल है। ठीक है, तो इस तरह से ये चारों चीज़ें हमने आपको बयान किया और उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और नहीं समझ में आया है कोई चीज़ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। और अगली नशिस्त में हम आपको इसका जो अगला हिस्सा है इल्म बदी पे बात करेंगे। और इल्म बदी को में देखो मेनली जो आपके सिलेबस में वो 6 चीज़ें हैं, लफ़्फ़ नश्र, मरातुन नज़ीर, तज़ाद, तलमी, हुस्न तालील। ये अहम और मुगालबा नहीं है सिलेबस में, तो हम इस पे ज़िक्र नहीं करेंगे, बल्कि हम ये 6 चीज़ों को लेंगे और इन 6 चीज़ों में से को हम 2 हिस्से में आपको बयान करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर समझना में खलल मलल हो जाएगा, तो समझ में आने में दिक्कत हो जाएगी, मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इसलिए हम इसको 2 हिस्से में लेंगे। तो पहले हिस्से में हम तजनीस, लफ़्फ़ नश्र, मरातुन नज़ीर की बात करेंगे और दूसरे में तज़ाद, तलमी, हुस्न तालील की बात करेंगे। ठीक है, तो अभी हम आपसे लेते हैं अलविदा और मिलेंगे अगली नशिस्त में और अदबी सनत के दूसरे हिस्से इल्म बदी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।